नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ संकल्प बैच के पार्ट 2 का दूसरा लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 50 क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के 50 क्वेश्चन CHSL 2024 के पेपर से लिए गए हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो और डिलीवर किया है जिसमें मैंने स्टेनोग्राफर, CGL और CHSL मेंस के क्वेश्चन को कवर किया था। 100 क्वेश्चन की क्लास थी वो, जिसकी डबल कॉलम की PDF, एनोटेशन PDF, PPT सब आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर कर दी गई। तो जिन बच्चों को इनकी PDF, डबल कॉलम की PDF, PPT इन सब चीज़ों को चाहिए होगा, अगर बच्चा नया है तो वो टेलीग्राम चैनल को माई पाठशाला के ज्वाइन कर ले। और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। कोई बच्चा नया है तो इस पूरे सीरीज को शुरू से देखे, तब जाके इसका फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो जो बच्चे शुरू से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत कारगर होगी। प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये है कि आप वीडियो में सीधा सोल्यूशन ना देखें। आप जो है वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करें, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। जब ट्राई करने के बाद जो है आपसे ना समझ में आए तब आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखें। आज में जो मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें 35 क्वेश्चन बहुत ही आसान या मॉडरेट लेवल का है, 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर मैं बताऊँ तो फ्रेजल वर्ब या वोकैब पे बेस्ड है। जब फ्रेजल वर्ब वोकैब पे बेस्ड होता है तो अगर वोकैब आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब अगर नहीं आता है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज हम इस 50 क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो हमने संकल्प बैच में जो पढ़ा है वो वही है कि कुछ और है। जो वो कैब हमने पढ़ा हुआ है वो कैब पूरा हो गया है या वो कैब अपने को और कवर करना है। जैसे अगर मैं बताऊं कि जो फ्रेजल वर्ब मैंने कवर किया है वो फ्रेजल वर्ब पूरा नहीं हो पाया है। फ्रेजल वर्ब के लिए आपको 700 फ्रेजल वर्ब कवर करना होता है और मैंने आपको तकरीबन 101 फ्रेजल वर्ब कवर कराए हैं, तो 600 फ्रेजल वर्ब बचे रह गए हैं। मैंने वो वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कवर कराए थे जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ। एग्जाम तक जाते जाते मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेजल वर्ब का सेक्शन कवर हो जाएगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट। तो जो साल भर में तैयारी करनी होती है वो 2 महीने में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीरीज ही 12 जून से स्टार्ट हुई है। 12 जून से अगर 12 अगस्त तक देख लो आप, तो कितना समय आपके पास, 2 ही महीने तो समय है। और आइडली जब आप पूरा साल भर देते हो तब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तैयार होती है, लेकिन इससे आपके एग्जाम में 40-42 नंबर आसानी से बन जाएंगे। तो चलो आज की क्लास बगैर देर के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लिखा है आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। जब आप डाउन विथ समथिंग होते हो तो मतलब आप परेशान होते हो। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि डाउन विथ का दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है ऑप्शन में। तो डाउन विथ का मतलब होता है परेशान होना। एक फ्रेज आता है जिसका कहते हैं ना कि हम पक गए हैं, फेडअप हो गए हैं। तो फेडअप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। फेडअप विथ समथिंग होता है, इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ से थक जाते हो, ऊब जाते हो या पक जाते हो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद अगर बात करें तो लुक डाउन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो लुक डाउन विथ या लुक डाउन अपॉन ये फ्रेज आता है। इसका मतलब होता है किसी को तिरस्कार की भावना से, तिरस्कार की भावना से देखना, या यूं कह दो किसी का शोषण करना। तो तिरस्कार बोल दो या घृणा की भावना से बोलो, घृणा की भावना से। उसके बाद जब पास्ट आउट का मतलब होता है, पास्ट आउट का मतलब होता है बेहोश होना। पास्ट किसी चीज की वजह से बेहोश हो गए, बेहोश होना, बेहोश होना। इसके बाद ये इस सवाल का सही जवाब है। और हेल्ड डाउन विथ का मतलब होता है किसी चीज से दबा होना, किसी चीज से दबा होना, किसी चीज से दबा होना। जब मैं इसकी PDF दूंगा ना तो मैं इसके सारे एक्सप्लेनेशन टाइप्ड फॉर्म में आपको दे दूंगा, क्योंकि ये क्लास करने आने से पहले मैंने सारा चेक कर लिया था कि कौन कौन से ऐसे फ्रेज है जो डिफिकल्ट हो सकते हैं, जिनकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग आपको जानने की जरूरत है। साथ में एक आध अगर सेंटेंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो क्लास में तो नहीं मैं सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, लेकिन जब मैं डबल कॉलम की PDF आपको दूंगा तो डबल कॉलम की PDF में नीचे जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं और उनकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंस में उनका यूज, ये सब मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। वो कंटेंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। बस जब ये PDF जैसे ही आपको अपलोड करूंगा वो सारा का सारा आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे हूबहू वैसे मिल जाएगा। नीचे सारे इंपॉर्टेंट जो आज की क्लास से रिलेटेड शब्द हैं उनकी हिंदी, इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में यूज केस है। अगला है द लिटिल बॉय कैरिड विथ पेन व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। द लिटिल बॉय, सॉरी कैरिड नहीं है, क्राइड है। द लिटिल बॉय क्राइड विथ पेन व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है या गलत है, या फिर जो है इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ऐसे देखोगे, द लिटिल बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका। थोड़ा आराम आराम से सीखते हैं यार, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। मतलब ऐसा है, पहले पुराने समय में थोड़ा तेज पढ़ा देता था। द लिटिल बॉय क्राइड,
जैसे मैं क्राइड पे पहुंचूंगा, यहाँ पे इंप्रूव तो करना नहीं है, ये है आपका V2। जब V2 की बात होती है इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट होने का क्या मतलब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट होने का क्या मतलब है, सेंटेंस जो है आपका किससे, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब किसी पास्ट की घटना को कोट किया जा रहा है। फिर लिखा है कि जो छोटा लड़का है वो पेन से कराह रहा था वेन ही बर्ट हिज फिंगर, जब उसने अपना जो है उंगली जला ली। अब बात हो रही, बर्न होता है आपका V1 और बर्न होता है आपका V2 V3, तो ये भी कि आप मान सकते हो ये V2 है। अगर टेंस की कंसिस्टेंसी की बात किया जाए तो मैं मान के चल रहा हूँ ये V2 में है, ये पास्ट में, ये भी पास्ट में, दोनों हिस्से पास्ट में, तो टेंस जो है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि पास्ट की घटना की चर्चा कर रहे हैं तो पास्ट में ही चलेंगे। तो अपने आप में ये समझ में आ रहा है कि भाई पहले फिंगर जला होगा, बाद में वो रोया होगा, पहले फिंगर जला होगा, बाद में वो रोया होगा। तो अगर वो रोया पास्ट में है तो फिंगर तो और उसके पास्ट में हुआ होगा, इसका मतलब है इसको भी पास्ट में रखना है, इसको भी पास्ट में रखना है। तो मुझे सेंटेंस में कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब जब ऑप्शन चेक करते हैं तो जरा ऑप्शन ध्यान से देखो, लिखा है वाइल ही बर्न हिज फिंगर्स। तो जब आप ही लोगे ना तो ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ बर्न की जगह क्या लेना पड़ेगा, आपको बर्न्स लेना पड़ेगा। आप देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक है ना। उसके बाद एज ही बर्निंग, अगर ही के साथ आप बर्निंग ले रहे हो तो कहीं ना कहीं इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तभी उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। वेन ही बर्न्स हिज फिंगर्स, वेन ही बर्न्स हिज फिंगर, जब उसने बर्न किया अपने फिंगर्स को, तो यहाँ ही के साथ बर्न्स लिया है और यहाँ पे इस्तेमाल किया है आपने वेन। अब यहाँ पे आपको देखना है बात कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है, किसका इस्तेमाल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है। क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे? अगर ये यहां तक पहुंच गए तो आपको फिर ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो रोया पास्ट में है तो जो उसकी उंगली है उसके पास्ट में जली होगी, इसका मतलब है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में नो इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, अपने आप में सेंटेंस पूरी तरह सही है। क्या यह मैंने आपको नहीं बताया है कि सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट होता है तो पास्ट में मूव करता है? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब के साथ फॉलो करता है? सिंगुलर वर्ब का मतलब हो गया SEIS उसमें लगा होना चाहिए, समझ में आया? तो ये क्या टेंस में आपने नहीं पढ़ा है? और क्या टेंस की कंसिस्टेंसी चेक करना टेंस के चैप्टर में नहीं सिखाया मैंने? अब अगर टेंस का चैप्टर ही आपने पूरी तरीके से नहीं देखा होगा तो कहाँ से? मैंने उसमें साफ साफ बताया था कि ये कुछ पैटर्न है, इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन चाहे स्पॉट द के सेक्शन हो चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन हो पूछा जाता है, और वही पूछा गया है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से सीख पाए होंगे। टेंस की कंसिस्टेंसी चेक करना बहुत जरूरी है। अगला है द स्कंक हैड ए कॉन्स्पिकुअस स्पाइनल स्ट्राइप। सबसे पहले तो हिंदी भाषी बच्चा या ये ना स्कंक को समझ ही नहीं पाएगा स्कंक है क्या। स्कंक देखो एक अमेरिकन मैमल होता है, बिल्ली की तरह एक मैमल होता है। मैं फिगर तो लेके नहीं आ पाया हूँ, मतलब अगर आप यूट्यूब पे भी स्कंक को सर्च करेंगे तो काली और सफ़ेद जैसे बिल्ली होती है वैसे वो काली सफ़ेद बिल्ली है। और कॉन्स्पिकुअस की बात अगर बात करें तो इस शब्द का हिंदी मतलब पता होना है, जिन बच्चों को हिंदी इसका मतलब नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं, कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, जो साफ से दिखाई दे, जो साफ से दिखाई दे। तो बोल रहा है स्कंक के पास क्या है, एक कॉन्स्पिकुअस स्पाइनल स्ट्रिप है। जो स्पाइनल स्ट्रिप है वो कैसा है, स्पष्ट है, दिखाई देने वाला। अब यहाँ फेंट का मतलब क्या होता है, मूर्छित। चार्मिंग शब्द होता है, चार्म से बना हुआ, ठीक है ना, जो मनमोहक हो, आकर्षक हो। उसके बाद जो है ऑब्सक्योर का मतलब होता है भद्दा, खराब, बुरा। और नोटिसेबल, नोटिसेबल मतलब जो नोटिस किया जा सके, जो स्पष्ट हो, जो दिखाई दे रहा हो। तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम में 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिसमें आपको इस शब्द को इसकी मीनिंग वाले शब्द से रिप्लेस करना था, इंप्रूव करना है। तो या तो ये हो सकता है कि वो ऑब्सक्योर था, बहुत भद्दा था, बहुत बुरा था, या तो ऐसा था कि वो दिखाई इस तरीके से दे रहा था कि उसे नोटिस किया जा सकता था। तो यहाँ पे कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या है, स्पष्ट होना। तो इसी के मीनिंग में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अगला है राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक। बोला जा रहा है राहुल को स्ट्रॉन्ग पेन है, या आप यूं कह सकते हो कि राहुल को तीव्र पेन है या तेज पेन है, बहुत जोर का दर्द हो रहा है। तो जब हम तीव्र या जोर की बात करते हैं तो एक टर्म आता है सिवर, एक शब्द है सिवर, जिसका मतलब तीव्र या तेज होता है, जिसका मतलब तीव्र या तेज होता है, तेज होता है, जिसको आप बहुत ज्यादा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी या ग्रेविटी बताता है किसी चीज की। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ना स्ट्रिक्ट होगा, ना हाई होगा, ना डीप होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन बी होगा। जब भी कोई पेन होता है ना तो सिवियर पेन होता है। तो ये सही शब्द है पेन के लिए, कि पेन को अगर उसकी इंटेंसिटी बताना है तो सिवियर शब्द से बताया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, उसके पहले वीडियो को यूं पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक है ना। लिखा हुआ है चिल्ड्रेन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन।
विच विल आइडेंटिफाई देम ऑन दियर लोकेशन। चिल्ड्रेन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन। बच्चों को अवॉइड करना चाहिए अपनी पर्सनल डिटेल ऑनलाइन देने के लिए। विच विल आइडेंटिफाई देम ऑन दियर लोकेशन, जो आइडेंटिफाई कर सकता है उनका लोकेशन। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना ही करना है, नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं। तो आप बोलोगे सर ये तो सही है, अब ये सही गलत का तो फैसला नहीं करना है, क्योंकि आपको ये पता है इसको रिप्लेस करना ही करना है। विच विल आइडेंटिफाई देम, और फिर उसके बाद दैट कुड आइडेंटिफाई देम ऑप्शन में है, व्हाट विल आइडेंटिफाई देम, ठीक है ना, विच माइट लीड, विच एवर कैन। ध्यान से देखोगे ना, ये आपके रिदम में ही फिट नहीं बैठेगा, ये रिदम में ही नहीं फिट बैठेगा। तो विच विल आइडेंटिफाई देम, व्हाट विल, व्हाट का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपके पास एंटीसीडेंट ना हो, जब आप रिलेटिव प्रोनाउंस के इस्तेमाल करते हो। जैसे विच की बात हो रही ना, तो विच की बात क्या हो रही है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स। ये भी विच किसको रिफर कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। तो अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट होता है, अगर आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है कि आप इस्तेमाल जब करते हो ना, हु, हुम, हुज, विच और दैट, वहां पे व्हाट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एंटीसीडेंट हो ही ना, हो ही ना, हो ही ना। लेकिन यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पे एंटीसीडेंट प्रेजेंट है। अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट है तो आप व्हाट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा दैट, ठीक है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट कुड। अगला ध्यान से देखोगे, अगला क्वेश्चन है, द कंपनी डू नॉट ब्रोक द लॉ एट एनी टाइम। द कंपनी डू नॉट ब्रोक द लॉ एट एनी टाइम। जब हम कंपनी की बात करते हैं, जरा इस सब्जेक्ट को देखो, इस सब्जेक्ट को ध्यान से देखोगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कंपनी की बात हो रही, कंपनीज की बात नहीं हो रही है। ये है आपका सिंगुलर, कैसा है, ये है आपका सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ। तो ये तो नाइंसाफी हो गई। तो डू की जगह क्या होना चाहिए, डज, ठीक है ना। और अगर डू डज का इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्रोक इस्तेमाल नहीं करते हो, ये है होता है V2। अब जरा इन दोनों बातों को ध्यान देके अप्लाई करो कि आप कहीं डज दिया हुआ है, डज दिया हुआ है यहाँ पे, फिर डज के साथ नॉट दिया हुआ, फिर ब्रेक दिया हुआ, ये है V1, ये है V1। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या मैंने ये सब नहीं पढ़ाया आपको, क्या मैंने ये सब नहीं पढ़ाया, सब पढ़ाया मैंने आपको। अगला है, ही वॉज नॉट हैप्पी अंटिल ही गेव अप हिज जॉब एंड लिव एज ए फकीर इन द फॉरेस्ट। ही वॉज नॉट हैप्पी, सेंटेंस को ध्यान से देखो, पहले तो इसे पॉज करो, इसको ट्राई करो, ऑप्शन से मैच कराओ, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ तो लाइव की तरह रिएक्ट कर लो कि मैं लाइव आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको A B C D मन में जवाब देना है। चलो मैंने मान लिया आपने पॉज करके मन में जवाब दे लिया। अगर मन में आपने जवाब दे लिया तो जरा ध्यान से देखो, रूल देखो। ये सेंटेंस स्टार्ट कैसे हुआ है, सेंटेंस स्टार्ट ही से हुआ है, ही के बाद वॉज स्टार्ट हुआ है। ही वॉज नॉट हैप्पी। मैं वॉज देख के क्या समझता हूँ, वॉज या फिर वर्क का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पास्ट में इस्तेमाल होता है। मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, पास्ट टेंस से स्टार्ट हुआ है। चलो, नॉट हैप्पी। उसके बाद ध्यान से देखो, एंटिल ही गेव, ये कहाँ पे आता है, ये आता है V2। ये क्या है, ये है पास्ट। फिर ध्यान से देखो, एंटिल ही गेव अप हिज जॉब एंड लिव एज ए फकीर। फिर लिव एज ए फकीर की बात हो रही है, ये क्या हो गया, ये हो गया V1। V1 किस में इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में। अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है, आगे की बात पास्ट में कर रहा है, फिर सडनली आप प्रेजेंट में कैसे लेके आए हो, जबकि आपका कंजंक्शन एड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है, तो एंड अपने साथ जो है क्या करता है, पैरेलल स्ट्रक्चर लेता है। अगर इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। समझ में आया। तो ध्यान से देखो, एंड लिव की जगह क्या होना चाहिए, एंड लिव्ड होना चाहिए। तो ऐसे सारे ऑप्शन जहां पे लिव्ड नहीं लिखा हुआ है उसको तो हटा दो, हटा दिया आपने। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, यहाँ पे देखो लिव्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिव्ड हुआ है। अगर यहाँ पे आपने लिव्ड कर दिया है तो यहाँ पे जो गेव लिखा हुआ है, गेव को गिफ्ट्स मत करो, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो सही जवाब क्या हो गया, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो एक जगह डाल दिया गया अनलेस। आपके दिमाग में लगेगा कि भाई अंटिल की जगह अनलेस तो नहीं डाल देते। अंटिल जो है समय बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखो, अंटिल और अनलेस को एक दूसरे को इंटरचेंज करके भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, सेंटेंस में एरर नहीं होता है। तो यहाँ अंटिल एंडलेस का कोई एरर नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस में ये पहचानना था भैया सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ है, पास्ट में मूव करेगा, बस यही वाला एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यार, लाइट नहीं आ रही है और फैन चलाऊंगा तो साउंड वीडियो में बहुत जाएगा, तो पसीने यहाँ से टपकने चालू हो गए हैं। तो इस मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा, और नीचे एक लाइक का बटन हो, जो है लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जितने आप लाइक का बटन दबाते हो उससे समझ में आता है कि आप वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं, ना एक नीचे कमेंट छोड़ते हैं, ना थैंक यू बोलते हैं, ना कोई एक जवाब देते हैं, ये भी नहीं कहते सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, या कुछ भी आपने बहुत खराब पढ़ाया, कोई कमेंट नहीं करते, चुपचाप वीडियो देखते चले जाते हैं, रिजल्ट निकालते हैं और फिर अपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। थैंक यू बोलने भी नहीं आते, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं।
तो कृपया टीचर की इतनी मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा। पसीने में जो है जग जग के लोग पढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर यूट्यूब से पैसा आता होगा। अरे ऊपर वाले आपको भी यूट्यूब पे भेज दे जो ऐसा सोचते हैं। आपको समझ में आ जाए यूट्यूब से कितना पैसा आता है, उन पैसों के लिए कोई काम करना चाहे या ना काम करना चाहे। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव's एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली। देखो आपके पास ऑप्शन है ब्लेज्ड ऑफ का, ठीक है ना। ये एक बड़ा ही स्पेशल सा फ्रेजल वर्ब है जो है। और ब्लेज की अगर बात करें, ठीक है ना, मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब के जो है नोट्स भी बनाए हुए हैं ताकि आपके काम आ सके, ठीक है ना। ध्रुव's एंगर ब्लेज्ड ऑफ अनकंट्रोलेबली जो है, ब्लेज ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्लेज ऑफ का मतलब, देखो ब्लेज का मतलब चमक या तेजी हो गया, तो ब्लेज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की चमक या किसी चीज से तेजी हो गई। तो इसको आपको रिप्लेस करना है। तो इस फ्रेज पे ध्यान ही नहीं देना है ब्लेज के साथ ऑफ लगे या नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो ध्रुव's एंगर एक ब्लेज अप फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है तीव्र होना किसी चीज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो ध्रुव का गुस्सा है वो इतना तेज हो गया जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस फ्रेज को पढ़ा ही नहीं होगा। मुझे अगर याद करूं मैं कि क्या पिछले सालों में मैंने ये फ्रेज पढ़ा था, नहीं, मेरे लिए भी ये नया है। मतलब मैंने पिछले 1 साल पढ़ाया नहीं है, आई थिंक 2 साल नहीं पढ़ाया है। तो 2 साल के पहले ये मुझे प्रीवियस ईयर में कभी ये फ्रेज देखने को मिला नहीं, तो मेरे लिए भी ये नया था। लेकिन अंदाजा लग जाता है कि जैसे अप का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है किसी से रिलेशन बता रहे हो, अप का मतलब आपकी तीव्रता थोड़ी ऊपर हो रही है, तीव्रता आपकी थोड़ी ऊपर हो रही है। तो जब प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ते हो, जब प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ते हो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जब कहीं आप फंस जाओ तो कैसे ही। जैसे ऑफ का मतलब क्या होता है, ये किसी से रिलेशन बताता है, किसी से रिलेशन बताता है, किसी से रिलेशन बताता है। अब जब इस्तेमाल होता है तो इंप्रूव हो रही होती है कोई चीज, जब डाउन हो रहा होता है तो नीचे दब रहा होता है कोई चीज, या कम हो रहा होता है, तीव्रता बढ़ या घट सकती है किसी भी एक्शन के साथ जब इस प्रीपोजिशन को जोड़ते हो, ठीक है ना। जब इन या इनटू का इस्तेमाल करते हो, जब इन या इनटू का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब होता है किसी के अंदर की बात कर रहे होते हैं, किसी की अंदर की बात कर रहे हो, ठीक है ना। आफ्टर का इस्तेमाल जब करते हो, इसका मतलब होता है पीछा करने से रिलेटेड, किसी चीज के पीछे जाते हो, पीछा करना एक तरीके से होता है। तो जैसे मैं अगर ब्लेज आफ्टर की अगर बात करूं तो ब्लेज आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे तेजी से भागना। मतलब ब्लेज आफ्टर कर रहे हो मतलब किसी चीज का पीछे कर रहे हो या किसी चीज के पीछे तेजी से भाग रहे हो, बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहे हो। समझ में आया? तो इस तरीके से अब ब्लेज इनटू का क्या मतलब हो जाएगा, ब्लेज इनटू का मतलब होता है किसी चीज में तेजी से प्रवेश करना। समझ में आया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्लेज्ड अप। यहां से अगर कभी भी आपको ऐसा हो कि कोई आपको वर्ब हो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाओ, वो फ्रेजल वर्ब बन के आए और आपको समझ में ना आए ना कि क्या करना चाहिए, तो आप ना प्रीपोजिशन की जो बेसिक नॉलेज है उस नॉलेज का सहारा लेके आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि मैं सेंटेंस को पढ़ता, इसके टोन को समझता। टोन ऐसा कह रहा है कि ध्रुव का जो गुस्सा है वो ब्लेज्ड ऑफ हो गया अनकंट्रोलेबली। तो जब ब्लेज्ड ऑफ का मतलब होता है ये किसी से रिश्ता बनाना। अब अनकंट्रोलेबली का मतलब हो गया कि कोई चीज बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए ब्लेज्ड अप अगर लगाएंगे तो टोन में फिट बैठेगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका गुस्सा तीव्र हो रहा है। तो यहाँ पे ऑफ की जगह फिर मैं अप लगा दूंगा। ऑप्शन नंबर बी में तुक्का मारता, अगर मेरे को अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती तो मैं प्रीपोजिशन के बेसिक नॉलेज पे घूम जाता वहां पे और फिर इस तरीके से तुक्का मारता, एग्जाम में छोड़ता तो नहीं इसको। तो इसी तरीके से आप समझो जो है कि इसको आपको छोड़ना नहीं। अच्छा मैं बता दूं कि जैसे संकल्प बैच में मैंने प्रीपोजिशन में एक ही लेक्चर डिलीवर किया था, जो प्रीपोजिशन का बेसिक लेक्चर होता है, जिसमें बेसिक प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, वो भी मैंने शायद आपको नहीं पढ़ा है, वो भी हिस्सा छूटा रह गया है। वो मैं अभी किसी क्लास में लेके आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो प्रैक्टिस में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा रह गया है वो कराऊंगा, प्रीपोजिशन बचा रह गया वो कराऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ हिस्से रह गए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि जैसे हम 12 अगस्त तक पहुंचे वैसे सारी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको सारी की सारी क्लासेस लेनी है, कोई ऐसी क्लास नहीं है जो आपको नहीं लेनी है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो एंड देन ऑप्शन टिक करो। पहले मैं मान रहा हूं इसको पॉज कर लिया होगा, ऑप्शन टिक करने गए होंगे। चलो, दिस विन कुड इनहेंस टू बी ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द टीम। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है। अब जरा ऑप्शन देखो जरा, ये जो जीत है कुड इनहेंस कर सकती है हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट को, जो कि टीम के फॉर्च्यून्स में से है, टीम के भाग्य में है। तो दिस विन कुड इनहेंस, तो जब हम विन की बात करते हैं तो विन डिमोस्ट्रेट करती है, जब आपकी बैटल हो रही होती है तो बैटल डिमोस्ट्रेट करती है, विन कोई चीज प्रूफ करती है। समझ में आई बात? ध्यान रखना, अगर जीत गए हो तो वो प्रूफ कर देगा, बैटल अगर लड़ाई चल रही है तो वो डिमोस्ट्रेट करेगी, वो सामने दिखाई देगी जो है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में जरा ध्यान रखिएगा, देखो कंफर्म ये समझ में आ जाएगा कि बाकी ऑप्शन इससे ज्यादा बेहतर है, तो ऑप्शन सी नहीं टिक कर सकते। यहाँ पे इस ऑप्शन को एलिमिनेट तो कर लोगे आप। एकम्प्लिश का मतलब होता है संपादित करना, इसमें भी जो है डाउट होता रहेगा कि ये जो विन है ये एकम्प्लिश कर सकता है एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट को, तो आधा डाउट होगा, लेकिन इसको भी मोटा मोटा आप एलिमिनेट कर लोगे। एकम्प्लिश करने का मतलब होता है कोई चीज अचीव करना, तो जब जीत गए हो तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ये क्या प्रूव करेगा ये बताना है। तो दिस विन जो है कुड प्रूव टू बी ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा डाउट इसी में आएगा। तो जब आप जीत गए हो, अगर लड़ाई बैटल चल रही होती तो वो डिमोन्स्ट्रेट करती, लेकिन जब जीत गए हो तो वो आपका जो आउटकम है वो प्रूव करेगा, तो यहां पे प्रूव करेगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल है, मदर्स हैव ग्रेट एनिमोसिटी फॉर देयर चिल्ड्रेन, ठीक है ना। एनिमोसिटी का मतलब एक तरीके से शत्रुता हो जाता है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो आपके पास शब्द है अफेक्शन, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब दिखावा होता है, अच्छा शब्द है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अफेक्टेशन का मतलब जरा नोट कर लेना, दिखावा, इसका मतलब होता है दिखावा, ठीक है ना। एब्सर्डिटी का मतलब होता है विसंगति, विसंगति, ठीक है ना। अफेक्शन का मतलब प्यार और लाड, प्यार, लाड, दुलार। जैसे ही इसका मतलब आप समझ गए होगे, आप ऑप्शन ए को टिक कर जाओगे। उसके बाद एक और शब्द है अबेसमेंट, ये भी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम में बहुत आ गया। जब आप किसी को अबेस करते हो, ठीक है ना, इसका मतलब है कि आप उसको अपमानित कर रहे होते। तो अबेसमेंट का मतलब होता है अपमान करना। क्या होता है इसका मतलब होता है अपमान करना, का मतलब होता है अपमान करना। इन शब्दों को जरा ध्यान से, इन तीनों को रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ये वाला कई बार पूछा जा चुका है, ये वाला कई बार पूछा जा चुका है, ये तो अक्सर करके पूछा जाता ही जाता है। तो तीनों शब्द सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये तीनों सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हिसाब से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है सीएचएसएल में अच्छे क्वेश्चन नहीं आए, सीएचएसएल में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जितने ग्रामर के क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। अगला है, सोनम्स कैट यूज टू चेज द माउस इनटू द किचन एंड नॉक थ्रू ए टावर ऑफ पॉट्स एंड पैंस। नॉक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ते हुए जाना, किसी चीज को तोड़ते हुए जाना। अब जरा इस सेंटेंस के टोन को समझो। टोन क्या कह रहा है कि सोनम की जो कैट है यूज टू चेज द माउस, वो क्या करती है, यूज टू है। यूज टू का मतलब होता है पास की हैबिट हो गई, वो अक्सर करके जो है चूहे को चेस करती रहती, दौड़ाती रहती है इनटू द किचन, किचन में, और क्या करती रहती है, एंड नॉक थ्रू, क्या है, और नॉक थ्रू करती रहती है, मतलब सब कुछ तोड़ते फाड़ते जो है, जो टावर ऑफ पॉट्स है और पैंस है उसको तोड़ते हुए चली जाती है। अब इसको करना है रिप्लेस। अब इसको क्या रखना है, रिप्लेस। लिखा है नॉक ओवर, नॉक आउट और नॉक अवे और नॉक इनसाइड, ठीक है ना, ये आपके पास है। तो नॉक ओवर जो होता है इसका मतलब है किसी चीज को पलटा देना, उल्टा देना, या खराब कर देना, बर्बाद कर देना। समझ में आया, क्या कर देना, नॉक ओवर का मतलब होता है जो है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा नॉक ओवर। नॉकआउट करते हो जब किसी को आप, वो होती ना जब लड़ाई हो रही होती, मार रही होती है या दंगल हो रही हो, तो उसमें नॉकआउट कर देते हो, तो उसको आप बाहर निकाल देते हो, आप उसको लड़ाई से बाहर निकाल देते हो। ये नॉकआउट बहुत इस्तेमाल होता है अक्सर करके, आपने उसमें देखा होगा, जैसे जो बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग में नॉकआउट किया जाता है, पता है ना। जैसे मान लो आखिरी में एक बंदा लड़ाई हार रहा है, हार रहा है, हार रहा है, बाद में एक घूंसा मारता है, एक पंच में बंदा नॉकआउट हो जाता है, मतलब गिरता है, लेट जाता है, फिर उठ नहीं आता है, तो उसको आपने क्या किया, एक मुक्के में पलटा दिया, ये नॉकआउट होता है। बेहोश कर देना, किसी को बाहर कर देना होता है। तो नॉकआउट का मतलब बेहोश करना या फिर बाहर करना होता है। नॉक अवे का मतलब होता है कि हटा देना, दूर फेंक देना किसी चीज को। और नॉक इनसाइड का मतलब मतलब ये स्लैंग लैंग्वेज में नॉक इनसाइड इस्तेमाल होता है, नॉक इनसाइड स्लैंग में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है किसी को जेल भेजना, क्या करना, जेल भेजना। नॉक इनसाइड का मतलब होता है जेल भेजना, ये स्लैंग है, स्लैंग में इस्तेमाल किया जाता है, उतना ग्रामेटिकली इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। कितने परसेंट बच्चे क्वेश्चन को सही कर पाते हो, कितने गलत कर पाते। 75% जो बच्चा होगा एग्जाम में जो अपियर होता है सीएचएसएल में, वो इसको गलत करके आएगा। 25% बच्चा जिसकी तैयारी ठीक होगी या सीबीएसई बोर्ड का होगा, वो इसको सही करके आएगा। बस सिर्फ 25% बच्चा इसको सही करके आएगा। आप देख लो, आप 75% में आते हो या 25% में आते हो। फ्रेजल वर्ब बहुत तैयार करना पड़ता है यार। आप अगर देखो तो एमटीएस में प्रीपोजिशन सीधा सीधा पूछता है, सीएचएसएल में फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप सीजीएल में चले जाओ तो ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सोल्जर ऑफ द 10th लीजन lived into the water as soon as the ship touches
द सोर। देखो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ए सोल्जर ऑफ द 10th लीजन लिव्ड इनटू, एक तो पहले इस फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए सारे बच्चों को कि लिव्ड इनटू का मतलब क्या है। और ध्यान से जब हम लिव्ड इनटू कह रहे हैं ना, तो इस लीप में ये भी देखना पड़ेगा कि हमने लीप नहीं लिया है, लिव्ड लिया है, ये V2 है। अगर V2 है तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पास्ट में है। सेंटेंस पास्ट में तो आगे बढ़ो। ए सोल्जर ऑफ द 10th लीजन लिव्ड इनटू द वाटर एज सून एज द शिप टचेस द शोर। शिप टचेस द शोर होना चाहिए, शिप टचड द शोर होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में है कि सोल्जर ऑफ द 10th लीजन लिव्ड इनटू द वाटर। लिव्ड इनटू का मतलब जल्दी से कूद के पहुंच जाना, लिव्ड इनटू का मतलब होता है शुरुआत करना, जल्दी से कूद कर पहुंच जाना वहां पे। लिव्ड इनटू इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोल्जर तो बाद में लिव्ड इनटू हो रहे हैं, पहले क्या टच हो रहा है, पहले शिप टच हो रहा है। तो ये वाला जो इंसिडेंट है ये पहले हो रहा है, ये बाद में हो रहा है, ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसको भी तो पास्ट में होना चाहिए। तो टचेस की जगह क्या होना चाहिए, टच्ड होना चाहिए। तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो इस बात पे है कि पास्ट सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में मूव करेगा। तो दोनों एक्शन को ध्यान से देखना। एक है जो सैनिक है वो लिव्ड इनटू हो रहे हैं, कूद के उछल कर पहुंच रहे हैं। दूसरा कब पहुंच रहे हैं, जैसे कि जहाज जो है वो शोर पर किनारे पर टच हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहले ये टच हो रहा है, बाद में वो कूद रहे हैं, जैसे ही टच हो रहा है वैसे ही कूद रहे हैं। तो ये इसके पास्ट में हो रहा है, ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसको इंप्रूव करके आपको पास्ट में करना पड़ेगा। तो सारी जगह पे देख लो, जहां जहां जो है टच दिया होगा बस वही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन जहां पे सिर्फ टच दिया हुआ वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये देखो टच दिया हुआ है, अगर सिर्फ सिंगुलर है तो टच होना नहीं चाहिए, वैसे भी टचेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वॉच टच का कोई मतलब नहीं बनता, वॉच के साथ टच लगाते हो अगर पैसिव बनाना है तो। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। टेंस का चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा यार, आज की क्लास के बाद जाके टेंस पढ़ लेना, मैंने सब पढ़ाया, अच्छी तरीके से पढ़ाया है, ठीक है ना। वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, आपके पास ऑप्शन दिया है कि वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट है। देखो एक शब्द होता है वार्मली, वार्मली ये है आपका एडवर्ब, ठीक है ना, एडवर्ब जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। तो हम जो है वार्मली किसी चीज के विषय में जो है क्या करते हैं, वार्मली अबाउट जो है क्या कहते हैं, हम फील करते हैं, वार्मली अबाउट द सब्जेक्ट फील करते हैं, वार्मली अबाउट द सब्जेक्ट फील करते हैं, अबाउट द सब्जेक्ट फील करते हैं। तो यहाँ पे जो सही होगा वो वार्बली अबाउट होगा। और वैसे भी ध्यान से देखो यहाँ पे फील के लिए आपको क्या चाहिए, ये है आपका वर्ब, किस तरीके से फील कर रहे हो, इस वर्ब का क्या बताना है, इस वर्ब का जो है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है कि किस मैनर में ये जो है फील हो रहा है, तो वार्मली फील हो रहा है। तो हम आपको चाहिए क्या, एडवर्ब, और एडवर्ब जो आपका सही है वार्म में जो है एल वाई लगाओगे तो वार्मली बन जाएगा, ये आपका एडवर्ब बनेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडवर्ब का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया एडवर्ब का चैप्टर जाके देखें, वहाँ पे सीधे सीधे आपको जब एडवर्ब का चैप्टर पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वर्ब का जो है क्या चाहिए, मॉडिफायर चाहिए, और वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब होता है, और ऑप्शन ए में मॉडिफायर दिया हुआ है वार्मली। वार्मली यहाँ पे वार्म का मतलब गर्म होता है, वार्मली का मतलब होता है फ्रेंडली, समझ में आया। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वर जेल्ड, डिक्टेटर ने ऑर्डर किया ट्रेटर को, जो देशद्रोही है, ठीक है ना, जो विद्रोही है उसको जेल करा दिया जाए। तो यहाँ ट्रेटर जो है एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ट्रेटर को जेल कराना है। डिक्टेटर कह रहा है कि ट्रेटर को क्या करना है, जेल करा दो। तो ट्रेटर जेल जा नहीं रहा है, ट्रेटर को जेल भेजा जा रहा है। दो अलग अलग बातें हैं। ट्रेटर अगर जेल जाएगा तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाओगे, ट्रेटर को जब भेजा जाएगा मतलब उसके ऊपर एक्शन होगा तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करोगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ट्रेटर वर जेल्ड, ट्रेटर वर जेल्ड लिखा हुआ है, अगर ट्रेटर की अगर बात करें तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है ना। ट्रेटर वॉज जेल्ड ऑप्शन में है, ट्रेटर माइट जेल्ड है, ट्रेटर इज जेल्ड है, और ट्रेटर टू बी जेल्ड है, ठीक है ना। द डिक्टेटर ऑर्डर, डिक्टेटर ने ऑर्डर किया कि ट्रेटर को क्या किया जाए, जेल भेज दिया जाए। द ट्रेटर टू बी जेल्ड, ट्रेटर को जेल भेज दिया जाए। तो यहाँ पे मीनिंग में जो सही बैठेगा ना, माइट आएगा सही से, ठीक है ना, माइट के साथ जेल्ड नहीं लगा सकते हो। और वर यहाँ पे इसलिए नहीं होगा ट्रेटर क्योंकि सिंगुलर है, तो वर्क सही नहीं है, रिप्लेस करना ही है। एक डाउट ये हो सकता है कि क्या इज जेल्ड लिख दें, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर्ड दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है मतलब ऑलरेडी पास्ट में है, तो इज का इस्तेमाल नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, पास्ट पैसिव का इस्तेमाल करोगे। तो वॉज जेल्ड यहाँ पे आपके दिमाग में चलेगा कि जो डिक्टेटर है उसने ऑर्डर किया है कि ट्रेटर को क्या किया जाए, जेल कर दिया जाए। तो जेल जाना या जेल में होना के लिए यहाँ पे जो बी है ना वो भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, द ट्रेटर टू बी जेल्ड। जो सही ऑप्शन होगा, ये वॉज भी मीनिंग नहीं बनेगा, जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। समझ में आया, समझ में आया सारे के सारे भाई लोग मेरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताना है कि जो ट्रेटर है उसको जेल भेज दिया गया, तो ट्रेटर टू बी जेल, ट्रेटर को जेल करा दिया जाए।
अगला है ही हैज ब्रोकन हिज लेग स्टरडे। मैंने आपको एक रूल बताया था जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते वक्त मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टरडे मिल जाए और एगो मिल जाए तो ध्यान रहे स्टरडे के साथ अगर सिंस ना लगा हो, अगर सिंस ना लगे हो तो स्टरडे वाला जो सेंटेंस है और एगो वाला जो सेंटेंस है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हो। यहाँ पे देखो स्टरडे लगा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ इसके साथ सिंस नहीं लगा हुआ है। अगर सिंस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ स्टरडे लगा हुआ है, तो सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो हैज ब्रोकन की जगह ही ब्रोक हिज लेग होना चाहिए, ही ब्रोक हिज लेग। ध्यान से देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर। समझ में आया? ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था। जितने रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं ध्यान से देखो, टू द पॉइंट, कट टू कट, सीधा क्वेश्चन है। जब मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सारे रूल्स ऐसे पढ़ाए थे जो स्पॉट द एरर के क्वेश्चन पिक करके उन पे लगा के दिखाए थे। अब हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं 2024 के। आप 23 में चले जाओ, 22 में चले जाओ, 21 में चले जाओ, एक एक रूल जो मैंने आपको संकल्प बैच में पढ़ाया है हू बहू क्वेश्चन में एकदम सीधे सीधे मिलेंगे, क्योंकि मैंने खूब R&D करके उन सारे रूल्स को एकदम स्ट्रक्चर करके आपको पढ़ाया है। आप यकीन जानो, आप किसी का पेड बैच पढ़ लो, मतलब मेरा छोड़ के मेरा पढ़ोगे तो उसमें बेस आपको और मिलेगा, लेकिन सेंट्रल जो आइडिया है वो आइडिया आपको संकल्प बैच में ही मैंने आपको डिलीवर किया है। अगर आपका बेस सही है और बेस की अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो संकल्प बैच से ज़्यादा बेहतरीन सीरीज यूट्यूब पे किसी की हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं कि अमन वशिष्ठ सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, मैंने उनकी वीडियोस देखी, लेकिन कभी भी उनके पूरे लेक्चर में जो लेक्चर वो पढ़ा रहे होंगे वो क्वेश्चन सीखोगे लेकिन कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आएगी। चाहे रानी मैम ने पढ़ाया हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, चाहे और किसी शिक्षक ने पढ़ाया, कोई ऐसा सीरीज उठा के आप ये नहीं देखोगे कि दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द एंड सेंट्रल आइडिया को लेके। लेकिन अगर आप संकल्प बैच को बिल्कुल स्टार्ट से उठाओगे और आखिरी तक जाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा, सर ने एकदम चैप्टर नंबर 1 से उठाया है, एक एक चीज बताई है, पैटर्न में डिवाइड किया और एक एक चीज को ले जाके उन्होंने एंड किया हुआ है। तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इस सीरीज में, खूब मेहनत किया है मैंने, अथक प्रयास किया है कि जो जो चीज है मैं आपको अच्छे से जो है टाइप वाइज, पैटर्न वाइज बांट के एकदम पढ़ा लूँ, ताकि जब आप आगे मॉक टेस्ट में जाओ या कहीं जाओ तो आपको क्वेश्चन देख के डर ना लगे। एक चीज है जो आपको क्वेश्चन करते वक्त परेशान करेगी, वो कैब शब्द भंडार, क्योंकि शब्द भंडार बहुत सारा है, उसको पूरी तरीके से पढ़ाना इम्पॉसिबल है, उसमें 6-8 महीने का समय लगता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो फ्रेजल वर्ब है, 700-800 फ्रेजल वर्ब है, वो पूरा फ्रेजल वर्ब मैंने कवर नहीं करा है। फ्रेजल वर्ब अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे, मैं मानता हूं कि आपके 100% जो स्कोर है ना इंग्लिश में, कोई रोक नहीं पाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मैं अगली बार क्लास में ना थोड़ी एक आध शायरी वायरी याद करके आऊंगा, खान सर की तरह या किसी और शिक्षक की तरह, थोड़ी महिलाओं पे जोक सपाट भी कर लिया करेंगे अपन जो है, ताकि क्लास थोड़ी इंटरटेनिंग लगे, ना ऐसा लगे कि बिल्कुल बोर चल रहा है। कई बार मैं ये देख रहा हूँ तो कुछ मेरे साथी ये कह रहे हैं, सर जो 2017-18 में आपके पास एनर्जी थी आज एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप थोड़े समझदार हो गए। आप ऐसा लगता है कि मौज मस्ती से ज़्यादा कंटेंट ही आपके काम आएगा, मतलब सूनर और लेटर धीरे धीरे आप एनालाइज करने लगोगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलो, पॉज करो, इसको सॉल्व करो। प्लीज टेक मेनी एज यू वांट। एक तो पहले आप ऐसे समझो कि जब आप इस सेंटेंस को ऐसे करते हो तो आपके दिमाग में चला जाएगा प्लीज टेक एज मेनी एज यू वांट या फिर प्लीज टेक एज मच एज यू वांट। तो ऑप्शन में देख लो कि क्या मेनी के पहले एज कहीं पे दिया हुआ है, एज मेनी दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, क्या मच दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो अगर आप इसको रिप्लेस कर लो, कुछ ऐसे कर दो, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, एज मच एज यू वांट। यहाँ पे हम जो कुछ भी ले जाने की बात कर रहे हैं वो हम अनकाउंटेबल है, वो हम मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम मच का इस्तेमाल करेंगे। तो जो सही जवाब होगा सवाल में ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं और हम यहाँ पे मच रखेंगे अनकाउंटेबल के लिए, मेनी रखेंगे हम काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे मेनी के साथ ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, मच के साथ ही दिया है, तो मच के साथ हम लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रिमझिम रिसीव्ड ए चिल्ड्रंस वेरी इलस्ट्रेटेड कलरफुल एटलस ऑन हर 10th बर्थडे। देखो चिल्ड्रंस लिखा हुआ है तो ध्यान से देखो, जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ा होगा तो नाउन मैंने बताया था कि नाउन एपोस्ट्रोफी एस, फिर साथ में नाउन लगाते हैं कि जिसपे उसका पोजीशन हो। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस में तो लगाया, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे हमने वेरी लगा दिया, तो क्या ये नाउन एपोस्ट्रोफी एस इसके बाद नाउन है, नहीं ना। तो इसका जो सही पोजीशन है ना, उसका सही पोजीशन ध्यान से देखो, ये कलरफुल एटलस है, क्या है ये एटलस, ये नाउन है, ये नाउन है। तो आपको कायदे से जो लिखना चाहिए था, एक तो ये होना चाहिए चिल्ड्रंस एटलस, क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन एटलस। एक तो सबसे पहला करेक्शन ये चाहिए था। तो ये करेक्शन देख लो कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ चिल्ड्रंस एटलस, चिल्ड्रंस एटलस और चिल्ड्रंस एटलस, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान से देखना,
जो वेरी है वो कलरफुल को मॉडिफाई कर रहा है, कलरफुल तो है लेकिन वेरी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है, तो वेरी आपको कलरफुल के साथ डालना चाहिए, कलरफुल के साथ डालना चाहिए। जो सब जिसको मॉडिफाई करता है ना उसके पहले डालते हैं, तो वेरी कलरफुल को मॉडिफाई कर रहा है तो वेरी इसके पहले डालोगे। तो वेरी कलरफुल देख लो कहाँ एक साथ आया हुआ है, देखो वेरी यहाँ पे आया, कलरफुल यहाँ पे आया, वेरी के साथ यहाँ कलरफुल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया, दो ही ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पे। एक है वेरी कलरफुल, इसमें है इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास बचा क्या हुआ है, वेरी के साथ यहाँ कलरफुल भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास बचा हुआ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ए वेरी कलरफुल, और जो एटलस है उसी को बताना है कि जो बच्चों का एटलस है वो इलस्ट्रेटेड है, मतलब उसका विवरण ठीक से दिया गया, ठीक से उसका इलस्ट्रेशन दिया गया है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना बहुत ही आसान काम होता है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो सारा क्वेश्चन वहाँ पे 1 2 3 सेकंड में लग जाएगा, लेकिन शिक्षक जब आपको पढ़ा रहा होता है तो उसको कायदे से 2 4 मिनट टाइम लेके आपको क्वेश्चन समझाना चाहिए। जल्दी जल्दी अगर मैं करा दूँ तो फिर वीडियो देखने में क्या फायदा, फिर तो आप पीडीएफ से ही सीधे सीधे मैं राइटिंग में सोल्यूशन देख लूँ, पीछे चले जाओ ऑप्शन में देख लो कि ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ के 2 सेकंड में खत्म हो जाए, वीडियो की क्या ही नीड है। क्वेश्चन नंबर 18, The Privacy Shield establishes a process to allow companies to transfer consumer data from European Union countries to the United States in compliance in EU law। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर आप फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हो तो एक बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जो कंप्लाई है, कंप्लाई या फिर कंप्लायंस, ये दोनों ध्यान रखिएगा, कंप्लाई या फिर कंप्लायंस। कंप्लायंस, ये दोनों अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ लेते हैं। क्या लेते हैं? ये दोनों अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ लेते हैं। कंप्लाई विथ का मतलब होता है एडहेयर टू, स्टिक टू, ठीक है ना, किसी रूल के साथ बने रहना, किसी रूल का पालन करना। तो यहाँ पे आपको इस पूरे सेंटेंस से मतलब ही नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्रेजल वर्ब तैयार कर रखा है तो आपको ये सिखाया जाता है कि कंप्लाई अपने साथ विथ लेता है, तो कंप्लाई विथ या कंप्लायंस विथ होता है। तो अगर ऑप्शन ध्यान से देखो, एक जगह विथ है, एक अंडर है, एक द फॉर है, नो इंप्रूवमेंट है, तो कंप्लायंस अपने साथ इन वैसे भी नहीं लेता, कंप्लायंस अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है। ये बात अगर पता होगी तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लोगे, सेंटेंस कितना भी बड़ा लिखा हुआ हो। इसीलिए फिक्स प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया जाता है और फ्रेजल वर्ब पढ़ाया जाता है कि वो चार्ट बिल्कुल याद करके रखो कौन किसके साथ जाता है। तो कंप्लाई और कंप्लायंस अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेते हैं। अगला है दिस बुक प्रोवाइड्स एन अनरिस्ट्रेन्ड अकाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। अनरिस्ट्रेन्ड का मतलब हो गया कि बगैर रिस्ट्रिक्शन के, बगैर रिस्ट्रिक्शन के। फिर यहाँ पे दिया हुआ एग्जॉस्टिव, ठीक है ना, ठीक है ना, एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिंग और लिमिटेड और एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब ज्यादा, लिमिटेड का मतलब कम होता है, और एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थकाऊ, इसका मतलब होता है थकाऊ, थकाऊ, और इसका मतलब होता है व्यापक रूप से, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है व्यापक रूप से। तो ध्यान से देखो, जैसे सेंटेंस का टोन समझोगे, दिस बुक प्रोवाइड्स, ये बुक प्रोवाइड करती है व्यापक, पूर्ण रूप से, व्यापक रूप से, अकाउंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी डिटेल्स। अकाउंट जब किसी का देते हो इसका मतलब होता है डिटेल देते हो, अकाउंट आपका मतलब होता है डिटेल देना। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिव रूप से दे रहा है, मतलब व्यापक रूप से दे रहा है, तो सही जवाब ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है थकाऊ, एग्जॉस्ट करने लायक, एग्जॉस्टिंग, थक गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए, कहते हैं ना, एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, थक गए हैं। लिमिटेड का मतलब कम, इन बाकी ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको तो देख के आपको तुरंत कर लेना चाहिए, वीडियो पॉज करो फटाफट से कर लो। लिखा है द मैकबुक, जैसे ही आप सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही तो पढ़ते हो कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, बिलोंग की जगह बिलोंग्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट में इस बात को रख रहे हो तो ये जो मैकबुक है इज बिलोंग टू जेवियर, द मैकबुक बिलोंग्स टू जेवियर, ठीक है ना, ये मैकबुक जो है वो जेवियर को बिलोंग करता है, तो बिलोंग्स टू जेवियर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मैकबुक बिलोंग टू जेवियर, दैट मैकबुक बिलोंगिंग टू जेवियर, इसका कोई मतलब नहीं होता, इज बिलोंग टू जेवियर इसका कोई मतलब नहीं होता। ये है आपका एक्टिव वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस। दिस दैट मैकबुक बिलोंग्स टू जेवियर, दैट बुक इज बिलोंग टू जेवियर, ठीक है ना। ये मैकबुक बिलोंग करता है तो मैकबुक ही बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ये बताना है, ये जो डूअर है आपका सब्जेक्ट है, ये मैकबुक बिलोंग करता है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस की जरूरत है, पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है इट विल टेक 2 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। जब आप प्रीपोजिशन पढ़ते हो, मैंने पढ़ाया नहीं, मैं यही पढ़ा देता हूँ, अक्रॉस तो थ्रो की बात करते हैं। जब अक्रॉस की बात होती है तो इसका मतलब होता है इस पार से उस पार, इस पार से उस पार।
जैसे मान लो रोड है, रोड के क्रॉस हम बात करते हैं कि इस पार से उस पार कोई पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है। जब हम थ्रो की बात करते हैं तो हम ना मीडियम की बात करते हैं कि जैसे हम ट्रेन जो पास हो रही है किसी टनल से पास हो रही है, किसी माध्यम से बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इट विल टेक 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे पास होने में, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे जंगल के भीतर से, मतलब मीडियम दिया हुआ है, जंगल के भीतर से पेड़ पौधे उगे होते हैं, उसके अंदर से पास होना, मतलब यहाँ पे माध्यम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे थ्रू का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, वी सेटअप ऑन द जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो एक सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है, ध्यान से नोट कर लो अपने कॉपी में, इसका मतलब होता है सफर की शुरुआत करना। सफर, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है सफर की शुरुआत करना, सफर की शुरुआत करना, ठीक है ना। और सेटअप का मतलब होता है आप सेटअप करते हो कोई चीज, मतलब उसकी नींव डालते हो, सेटअप करते हो मतलब नींव डालते हो। तो इसको रिप्लेस करना था आपको। आप यहाँ बताने वाले हो कि जो सफर है आप वो स्टार्ट कर रहे हो, तो सफर स्टार्ट करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आता है वो सेटअप होता है। तो इसको जो है आपको बदलना ही था, क्योंकि सेटअप यहाँ इसकी मीनिंग में फिट नहीं बैठेगा। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ और भी है आपके पास। सेटअप का मतलब होता है किसी चीज की नींव डालना, स्थापित करना, इसको तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत, शुरुआत करना जो है, जब सेट अबाउट करते हो तो किसी काम की शुरुआत करते हो, ठीक है ना। सेटअप करते हो, हमने कहते हैं ऑफिस सेटअप कर दिया है, मैंने उसकी स्थापना कर दी, उसे बना दिया है। सेट इन का मतलब होता है शुरू हो जाना, ठीक है ना। एक सेटअप का और मतलब होता है, जैसे मान लो बम रखा हुआ है, बम रखा हुआ है, सेट ऑफ हो गया, मतलब ये फूट जाता है। तो सेटअप का मतलब फटना भी होता है, इसका मतलब फटना भी होता है, फटना भी होता है, ठीक। तो दो मीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, एक होता है सफर की शुरुआत करना, दूसरा होता है फटना। बम वगैरह है वो सेटअप हो जाता है, मतलब वो फट जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको याद रह जाओगे। सेटअप का मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना, किसी चीज़ की नींव डालना। यू कैन बी सेंटेंस्ड फॉर ट्रेस पासिंग ऑन समवन एल्स प्रॉपर्टी। ट्रेस पासिंग का क्या मतलब होता है? किसी की जानकारी के बगैर जो है किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। तो अब इसी को रिप्लेस करना है, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, मतलब इसी की मीनिंग के हिसाब से डालना है। कंस्पायरिंग अगेंस्ट अदर्स, तो यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हो तो कंस्पायर नहीं कर रहे हो। लिविंग विदाउट परमिशन, जा रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। इंटरिंग विदाउट परमिशन, यस। ट्रेस पासिंग का मतलब ये होता है कि किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेस पास करते हो, मतलब बगैर परमिशन के इंटर करते हो, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। शोइंग अनसेल्फिश डिवोशन, ये मीनिंग का इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये राइट फिट है ही नहीं है। अनसेल्फिश होकर डिवोट होना किसी के लिए, ये कोई मीनिंग में यहाँ पे काम का चीज़ नहीं। अगला है द विजार्ड। वाइल परफॉर्मिंग एन आइटम एक्सीडेंटली सेट हिज ओन हेड ऑन फायर एंड प्रॉम्प्ट द फायर अलार्म टू गो ऑन। जब हम फायर अलार्म को गो ऑन बोलते हैं, गो ऑन का मतलब क्या होता है? गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना या जारी रखना, जारी रखना। और जब मैं गो ऑफ का इस्तेमाल करते, गो ऑफ का इस्तेमाल करते, ध्यान से रखना, गो ऑफ का मतलब होता है जो घंटी आपकी जो अलार्म है ना, वो बहुत तेजी से बजना चालू करती है। जैसे कई बार नहीं होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फायर अलार्म बजता है, बहुत तेजी से बजना चालू हो जाता है। तो जब कोई अलार्म बहुत तेजी से बजने लगती है, उस सेंस में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम गो ऑफ करते हैं कि अलार्म टू गो ऑफ, इसका मतलब अलार्म बहुत तेजी से बजने लगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे फायर ना क्या हो गया कि प्रॉम्प्ट द फायर अलार्म जो है, फायर अलार्म जो है वो टू गो ऑफ हो गई, वो फायर अलार्म जो है बहुत तेजी से बजना चालू हो गई, ठीक है ना। गो अंडर का मतलब होता है कि किसी के अंडर से जो है चले जाना, जो है डूब जाना, मतलब गो अंडर हो गया, मतलब आप यूं कह दो कि गो अंडर हो गया, मतलब मैं कह दूं कि माई एग्जाम गो अंडर, मतलब मैं एग्जाम में असफल हो गया हूँ, ठीक है ना। तो असफलता के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो गो अंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और गो अवे की अगर बात करें तो कहते हैं ना, गो अवे, दूर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तो गो अवे इस सेंस में इस्तेमाल होता है। गो एबव, एबव और बिलो की जब बात करते हैं आप, या डाउन का मतलब होता है, तो गो एबव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, मतलब एक लिमिट सेट हो गई है उसके बियॉन्ड चले जाना। तो गो एबव का मतलब होता है किसी चीज के बियॉन्ड चले जाना। अगला है, इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरी केयर गिवर्स आर द वोमेन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड एल्डर्स। यार यहाँ पे आपको बस वो सेट करना है, इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरी केयर गिवर्स आर द वोमेन। ध्यान से देखो, हु आर द केयर गिवर्स, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं हु आर द केयर गिवर्स, केयर गिवर्स, तो आपको इसका जवाब क्या आएगा? ये आपका क्या है, केयर गिवर क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया।
मेन वर्ब से आप अगर क्वेश्चन हु लगा के पूछ दो तो रिप्लाई क्या आता है, रिप्लाई आता है सब्जेक्ट, रिप्लाई आता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट को बाद में रखा गया है तो सेंटेंस पैसिवाइज होना चाहिए, ठीक है ना, सेंटेंस पैसिवाइज होना चाहिए। आर के साथ वी3 का इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो मतलब गड़बड़ क्या किया गया है, गड़बड़ ये किया गया है जो सब्जेक्ट है उसको आगे रखना था, पीछे रख दिया गया। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, द वुमेन, सब्जेक्ट पहले डालोगे, द वुमेन, ठीक है ना, आर द प्राइमरी केयर गिवर्स ऑफ चिल्ड्रन, आर द प्राइमरी केयर गिवर्स, केयर गिवर्स ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या किया गया, सब्जेक्ट को पीछे डाल दिया गया है। तो जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, अगर एक्टिव वाइज होता है तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर बाकी की कहानी आती है। तो हु आर द केयर गिवर्स, कौन केयर गिवर्स है, तो जवाब आएगा वुमेन्स, तो वुमन को पहले डालो यहाँ, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वाइज में नहीं बन रहा है। इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब तक देखने को नहीं मिलती है, तब तक ये मान के चलो कि सेंटेंस पैसिव वाइज में नहीं है, सेंटेंस पैसिव वाइज में नहीं है। कि जब इज आर एम के साथ कोई मेन वर्ब देखने को ना मिले तो उस टाइम पे जो इज आर एम है, वॉज वर्ब है, ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। और यहाँ पे इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब का एक चैप्टर है जो मैंने नहीं पढ़ाया और उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी इस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर आप बैच में पढ़ रहे होते तो लिंकिंग वर्ब का पूरा चैप्टर 40-45 मिनट में हम लोग कवर करते हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वुमेन से स्टार्ट करना है। वुमेन आर द केयर गिवर्स, आर द प्राइमरी केयर गिवर्स ऑफ, आर द प्राइमरी केयर गिवर्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो प्राइमरी केयर गिवर्स ऑफ द चिल्ड्रन, ऑप्शन जो सी होगा ये सही हो जाएगा। केयर गिवर है लेकिन प्राइमरी केयर गिवर है, तो प्राइमरी केयर गिवर का मॉडिफायर है, तो प्राइमरी केयर गिवर के पहले आएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द वुमेन लॉस्ट मच टू हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। देखो, वुमेन ने अपने शरीर का, जब हम बोलते हैं अपने शरीर का जो कुछ फैट हो गया, तो यहाँ पे टू की जगह अगर ऑफ लगाओगे तो मीनिंग ज्यादा सही आएगी। तो वुमेन लॉस्ट मच ऑफ हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से उसने अपने बॉडी का जो है बहुत सारा हिस्सा जो है क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। तो वुमेन लॉस्ट मच ऑफ हर बॉडी वेट ड्यू टू डायबिटीज। ऑप्शन ध्यान से देखो, ये वाला ऑफ नहीं होगा, ये गलत है। फॉर नहीं होगा, बॉडी के लिए नहीं होगा, बॉडी का होगा, तो ये फ्रॉम भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जब हम किसी के हिस्से की बात करते हैं तो उसके लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन। मैं यहाँ पे थोड़ा मिस कर रहा हूँ कि मैंने प्रीपोजिशन का जो बेस वाला क्लास है वो नहीं लिया, जिसमें एक एक प्रीपोजिशन का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ाना होता है। तो एक लेक्चर वो लेना था, मैं ले लूँगा वो लेक्चर वैसे, तो जो जहाँ जहाँ पे आता जा रहा है मैं वहाँ वहाँ पे आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अगला है, एन इनपरफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द सन, अर्थ एंड मून रिजल्ट्स इन द मून पासिंग थ्रू ओनली पार्ट ऑफ अर्थ अम्ब्रा रिजल्टिंग इन ए पार्शियल लूनार इक्लिप्स। यहाँ पे पार्शियल लूनार इक्लिप्स कैसे होती है इसके विषय में बताया है कि क्या है, इम्परफेक्ट पोजीशनिंग है सन की, अर्थ की और मून की। अब इम्परफेक्ट पोजीशनिंग की जगह इस पोजीशनिंग को चेंज किया गया है। तो इम्परफेक्ट है, सभी में इम्परफेक्ट लगा हुआ है, सिर्फ पोजीशनिंग को चेंज करना है। तो ध्यान रखना कि पोजीशन से मिलता हुआ मीनिंग कौन है, रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है घूमना। एलिजियंस अलाइनमेंट और अलायंस है। अलायंस का मतलब संधि होती है, और एलिजियंस जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है वफादारी। एलिजियंस का मतलब होता है वफादारी, तो यहाँ वफादारी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वफादारी होती है इसका मतलब, एलिजियंस का मतलब वफादारी हो, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे के प्रति वफादार है ऐसा हम नहीं बोलना चाहते। यहाँ पे ध्यान से देखो, पोजिशनिंग की बात होती है तो इसके सिमिलर एक शब्द है अलाइनमेंट। अलाइन का मतलब होता है अगर कोई चीज कैसे अलाइन है, इसका मतलब है किसी चीज की क्या पोजीशन है। तो अलाइनमेंट बताना या पोजीशन बताना एक ही बात होती है। तो इम्परफेक्ट पोजीशनिंग को अगर रिप्लेस करना है तो इम्परफेक्ट अलाइनमेंट से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि रिप्लेस करना ही करना है, नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। इस तरीके के जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके क्वेश्चन आए थे ना, वो एक्चुअली सिमिलर मीनिंग में रिप्लेस करना था। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और अब तक आपको क्या पड़ गया होगा, हैबिट पड़ गया होगा। अच्छा, अभी आप सुन रहे होगे कि भैया ये जो फेज 13 का एग्जाम चल रहा है, टीसीएस को बदल दिया गया, नया वेंडर आ गया, और हम लोग ये मान के चल रहे थे नया वेंडर आया है बहुत कुछ अच्छा होगा, एसएससी में रिफॉर्म आ गया, हो हल्ला खूब हुआ था। मैंने कुछ वीडियो साझा किया है, बच्चों ने भेजा मेरे को कि दिल्ली के सेंटर से लेके आदिम जगह तक जो है बच्चों को भेजना, देख के 1000 किलोमीटर दूर भेजे दे रहे हैं। और मान लो 1000 बच्चा किलोमीटर चला भी गया, वहाँ सेंटर के बाहर बैठा हुआ है, और पता चला पेपर कैंसिल हो गया है। 1000 किलोमीटर गया, फिर वो वापस 1000 किलोमीटर आए, 100 रुपये का फॉर्म भरता है, 2000 रुपये जाने में खर्च करे, 2000 आने में खर्च करे, और एनर्जी। मतलब हमारे समय सही था भैया, कानपुरिया थे अपन, और हर बार कानपुर में ही एग्जाम पड़ा था।
खाली मेंस का पेपर देने, जो ऐसे वाला पेपर हमारे समय में होता था वो देने मुझे जाना पड़ा था जो है लखनऊ। मतलब ये बहुत अजीब सा काम है, क्यों बच्चों को दूर भेज रहे हैं यार। मतलब बच्चों का अपनी सिटी में कोई सेटिंग हो ही नहीं सकता है। लोगों को लगता है अपने शहर में सेटिंग हो सकती है, अपनी शहर में बच्चों की सेटिंग नहीं होती है। जो एग्जामिनेशन सेंटर पे सेटिंग हो रही है ना, वो एग्जाम सेंटर वाले हैं, और वो जो बीसी बाज होते हैं ना, ये आपके वेंडर्स जो हैं, इनके बीच में साठ गांठ होता है। पता नहीं क्यों एक एग्जाम इनसे कंडक्ट नहीं हो रहा है, कैसी चूतिया एजेंसी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ एलिक्वेंस। एलिक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता, ठीक है ना, बोलने की अच्छी कला। जो नया चीफ है वो गिफ्टेड है, ठीक है ना। तो गिफ्ट विथ होता है, गिफ्टेड विथ समथिंग होता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा गिफ्टेड विथ समथिंग, गिफ्टेड विथ समथिंग। और समथिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ एलिक्वेंस। गिफ्टेड विथ का मतलब होता है किसी चीज का समाहित होना अंदर जो है, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गिफ्टेड विथ। अगला है, द रिसेंट क्लाउड बस्ट कंप्लीटली डिसमेंटल द विलेज एंड इट्स पीपल। डिसमेंटल का मतलब होता है अलग थलग कर देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना। तो यहाँ पे टेक बैक है, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक बैक। टेक बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना, ठीक है ना, किसी चीज को वापस लेना। टुक अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज को अस्त व्यस्त कर देना। अस्त, रुक जाओ यार, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ, अस्त व्यस्त करना। अस्त व्यस्त कर देना, ध्यान से देखते रहना सबके मतलब। हाँ, अच्छा, टुक बैक जो है ये दो बार आ गया है, शायद यहाँ पे कोई और रहा होगा, इसमें नहीं है। लेकिन इस सवाल का सही जवाब है अस्त व्यस्त कर देना या डिसमेंटल करना, ऑप्शन सी है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजम्बल करना। रिजम्बल करने का मतलब क्या होता है, समानता रखना। तो डिसमेंटल करना या अस्त व्यस्त करना एक ही बात हो गया। तो टेक अपार्ट करना मतलब किसी चीज को क्या करना, अस्त व्यस्त कर देना, डिसमेंटल कर देना। तो इसकी जो मीनिंग ही होती है वो डिसमेंटल होती है, डिसमेंटल को रिप्लेस करना था टेक अपार्ट से। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 50 क्वेश्चन लिया हुआ है, और 50 क्वेश्चन पढ़ाने में अगर ज़्यादा भी टाइम लग जाता तो कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ो यार, सीख के जाओ। अगला क्वेश्चन है, द एनुअल सीड फेस्टिवल होस्टेड इन ऑरोविले प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो एनुअल सीड फेस्टिवल होस्टेड इन, तो जो एनुअल सीड फेस्टिवल है अगर मैं बात करूं वो जो कि होस्ट हुआ था फलाना जगह पे, तो एनुअल सीड फेस्टिवल इसको अगर देखोगे तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका है हु या व्हाट से क्वेश्चन पूछो। व्हाट प्रमोट, व्हाट प्रमोट, अगर मैं यहाँ पे व्हाट लिख दूं, व्हाट प्रमोट, व्हाट प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, अगर मैं इसके साथ इसकी जगह पे व्हाट लगा दूं, इसकी जगह पे व्हाट लगा दूं, तो पूरा जवाब ही यही आएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के भी दो हिस्से हैं। जो एनुअल सीड फेस्टिवल है ये आपका मेन सब्जेक्ट है, और ये कहाँ पे होस्ट हुआ था ये प्लेस बता रहा है। तो एडवावा प्लेस है, कहाँ पे है, होस्टेड इन ऑरोविले। तो एनुअल सीड फेस्टिवल ये पे ध्यान से देखो, इस वाले सेक्शन को अगर काट दो तो ये क्या है, ये क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ध्यान से देखो, जो वर्ब है यहाँ पे वी वन लगा हुआ है जो कि अपने आप में गलत है। तो यहाँ पे एस या ई एस वर्जन होना चाहिए, तो प्रमोट लिखा है, प्रमोट्स होना चाहिए। तो प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल प्रमोट्स, तो प्रमोट्स 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 है। और ये वाला हिस्सा तो गलत है, ये हो गया। तो तीनों में प्रमोट्स ही दिया हुआ है। फिर ध्यान से आगे देखो, शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनली और ट्रेडिशन, ये हो गया नाउन, ध्यान से देखना। ये हो गया एडवर्ब, ध्यान से देखना। और ये हो गया एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव में एल, ट्रेडिशन हुआ आपका नाउन, जो टी आई एन होता है वो नाउन होता है। नाउन में, नाउन से बनाया, ट्रेडिशन में ए एल लगा के एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव में एल वाई लगा के बनाया है एडवर्ब। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आया है, फिर नॉलेज आपका नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए किस तरीके का नॉलेज है, क्या चाहिए आपको, एग्जेक्टिव चाहिए, एग्जेक्टिव चाहिए। तो ये एग्जेक्टिव अपने आप में सही है। तो सही सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको प्रमोट्स करना था, बाकी सब सही था। तो प्रमोट शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, समझ में आया। नॉलेज क्या आपका नाउन, नाउन का मॉडिफायर एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव ट्रेडिशन जो है वो आपका नाउन, ट्रेडिशनल एग्जेक्टिव, और ट्रेडिशनली एडवर्ब होगा, ध्यान रखिएगा। तो चाहिए आपको एग्जेक्टिव, और यहाँ पे प्रमोट की जगह प्रमोट चाहिएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या आपने एग्जेक्टिव का चैप्टर सही से पढ़ा है, क्या आपने एडवर्ब का चैप्टर सही से पढ़ा है, क्या आपने नाउन का चैप्टर सही से पढ़ा है, क्या आपने टेंस का चैप्टर सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये सारी जानकारी जो है इनका इस्तेमाल होके ये सेंटेंस के जवाब पे हम पहुंच रहे हैं, समझ में आया।
तो ये सारा जब सीक्वेंस में आप नॉलेज लोगे तब इस तरीके के सवालों का अच्छा जवाब दे पाओगे। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू ए डिसअरे। डिसअरे का मतलब होता है यार भगदड़ मच जाना जो है, ठीक है ना। द सडन, सॉरी स्टूडेंट लिखा है, द सडन है, द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में जो सडन डिक्लेरेशन है उसने क्या किया है, वो लेड टू, उसने लीड किया हुआ है क्या करना, डिसअरे। तो रिफाइंड आर्गुमेंट, पीसफुल ट्रीटी, डिसऑर्डरली सिचुएशन, इल्यूजिव सिचुएशन। तो देखो भाई जो डिसअरे का मतलब होता है डिसऑर्डरली सिचुएशन हो गया, तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा कोई शब्द इसमें डिफिकल्ट है भी नहीं यार। इल्यूजिव का मतलब भ्रमात्मक होता है, भ्रम से भरा हुआ। इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है ना, तो इल्यूजिव का मतलब भ्रमात्मक। क्या हो जाएगा? भ्रमात्मक, भ्रम से भरा हुआ, भ्रमात्मक। हिंदी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, थोड़ा और शुद्ध लिख दूं तो भ्रम से भरा हुआ, भ्रम से भरा हुआ। चले आगे चले, अगला क्वेश्चन है, ग्रीटा थर्नबर्ग्स tirade against environmental degeneration shocked the world leaders। जो टायरेड है ना, इसका मतलब होता है एक तरीके का स्पीच होता है जो गुस्से में दिया जाता है। टायरेड क्या होता है? गुस्से भरा स्पीच होता है, ये गुस्से भरा स्पीच होता है। गुस्से भरा क्या होता है? स्पीच होता है। और आप ध्यान से देखो आपके पास ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच। अगर किसी को ये बात पता है कि टायरेड का मतलब होता है गुस्से भरा भाषण, लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, तो सही ऑप्शन में सीधे सीधे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। गुस्से भरा भाषण या आलोचना भी इसको कह सकते हो, और एक शब्द में इसको लिखना चाहो तो इसको आलोचना भी लिख सकते हो, आलोचना। अब ये क्या है? ये वोकैब बेस्ड था, ये वोकैब बेस्ड था। अगर किसी को टायरेड का मतलब नहीं पता है तो सवाल कहाँ से, वो तो फिर तुक्का ही मारेगा ना, टायरेड का अगर मतलब नहीं पता है तो। समझ में आया? कई बार क्या होता है, टोन समझ के आप काम कर जाते हो कि द ग्रीटा थनबर्ग्स टायरेड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डिजनरेशन शॉक्ड द वर्ल्ड लीडर्स। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के विषय में, डिजनरेशन के विषय में कुछ बोला जा रहा है जिसने शॉक कर दिया वर्ल्ड लीडर्स को। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि लॉन्ग और एंग्री स्पीच हो सकता है, तो ये सही जवाब जाएगा। तो कई बार जब मीनिंग नहीं पता होती है और सेंटेंस प्रैक्टिस करते 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 आपको सेंटेंस का टोन समझना पड़ता है कि टोन के हिसाब से ये ऑप्शन सूटेबल दिख रहा है, तो वहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो। ध्यान रखो कि इंग्लिश के सवालों को पेपर में छोड़ के नहीं आना होता है, भले उसमें निगेटिव मार्क मिल जाए लेकिन तुक्का पूरा मारना होता है। मैं तो अपने समय में एक भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपने सारे बच्चों को सलाह ही देता हूँ कि देखो दो ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर जब 50-50% वाला ऑप्शन हो जाता है तो उसमें एक ऑप्शन टिक कर ही लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके टिक कर लो, पर कर लो। अगला सवाल है, ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए माइटी रिवर ब्रॉड एंड डीप दैट हैव ऑलवेज साइलेंटली रोलिंग ऑन टू ए वास्ट अनडिस्कवर्ड ओशियन। ध्यान से देखो यहाँ पे दो तीन एरर है, लेकिन मैं सिर्फ एक एरर का ध्यान ले जाना चाहूंगा। जैसे लिखा ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए माइटी रिवर ब्रॉड एंड डीप दैट हैव ऑलवेज साइलेंटली रोलिंग ऑन टू ए। तो व्हाट हैव ऑलवेज साइलेंटली रोलिंग, अगर मैं इसके साथ लगा दूं, अगर मैं ये जानना चाहूँ सब्जेक्ट क्या है, अगर मैं ऐसे कर दूं व्हाट हैव ऑलवेज साइलेंटली रोलिंग ऑन टू वास्ट डिस्कवर्ड ओशियन, तो आपको समझ में आ जाएगा ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ ए माइटी रिवर। उसका रहना, उसका जो रहना है कहाँ पे, जो माइटी रिवर में है, जो कि ब्रॉड एंड डीप है। तो यहाँ पे रहने का प्रोसेस की बात हो रही है, रहने के प्रोसेस की बात हो रही है। तो रहने का प्रोसेस है उसका कहाँ पे, माइटी रिवर के पास, जो कि ब्रॉड और डीप है, जो चौड़ा और गहरा है, उस पे, वहां पे वो बैंक में उसके किनारे पे वो रहता था। उसकी इस रहने का प्रोसेस क्या है, ऑलवेज साइलेंटली रोलिंग है। तो अगर मैं रहने के प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकती, अनकाउंटेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर हो जाएगा तो हैव क्या सही है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये प्लूरल नहीं डाल सकते, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ वो अब सिंगुलर होना चाहिए। ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लूरल है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंटीसीडेंट है कि नहीं है, तो यही तो इसका एंटीसीडेंट है, यही तो इसका एंटीसीडेंट है कि वो किनारे पे रह रहा है, वो लीड कर रहा है। तो अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट है, अगर एंटीसीडेंट प्रेजेंट है तो व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर व्हाट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, बचा हुआ क्या ऑप्शन आ जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन डी आ जाएगा। और वैसे भी जब हम बात करते हैं ना कि अगर दैट और विच का अगर इस्तेमाल करना हो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट और विच का इस्तेमाल करना हो, आप रिलेटिव प्रोनाउन वाले केस में जाना जहां पे दैट और विच के केस को मैंने आपको समझाया है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पहचानना बहुत मुश्किल होता है, वो भूल जाते हो। तो मैंने आपको कॉमा से सिखाया था, मैंने आपको क्या सिखाया था, कॉमा से।
कि अगर कॉमा लगा हो तो विच का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा नहीं लगा हो तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉमा के साथ इस्तेमाल करते हैं और दैट को विदाउट कॉमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, विदाउट कॉमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, विदाउट कॉमा के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो दैट नहीं इस्तेमाल होगा, विच इस्तेमाल होगा। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या यह बात मैंने आपको नहीं बताया है? बिल्कुल बताया। रिलेटिव प्रोनाउन वाला प्रोनाउन का चैप्टर देखने जाओ, वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जब मैंने समझाया है तो मैंने अच्छे से बात समझाया। अब मान लो आपने क्लास ही नहीं किया है तो सर के ऊपर से गुजरेगा ना, नहीं समझ में आएगा ना। तो आप क्लास जाओ, रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास करो। अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, इज नॉट इट मेक सेंस टू find an expert? If you are thinking about investing in share market, is not it make sense to find an expert? तो अगर लिखा है ना इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, इज नॉट इट, अगर आप इसको बस इतने ही कहते तो शायद सही हो जाता। इज नॉट इट मेक सेंस टू फाइंड एन एक्सपर्ट। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो इज नॉट इट मेक सेंस टू फाइंड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसको रिप्लेस करना ही करना है। ये सही है गलत है इस पर फैसला ही नहीं करना है, इसको रिप्लेस करना ही है। जब रिप्लेस करना है तो आपको ये पता है कि इट के साथ आप क्या लगा सकते हो, इट के साथ आप डू लगा नहीं सकते हो, और जो बात हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है तो डिड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और निगेटिव ही बनाना है क्योंकि जो आपका स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। तो जब क्वेश्चन बना रहे होते तो निगेटिव बनाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बस ये बचा हुआ ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट हो जाएगा। कैसे सही किया? इट के साथ डू नहीं आ सकता है, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टाइप प्रेजेंट में बनाओगे तो डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो इसको आप रिमूव कर दो। अब इसको रिप्लेस करना ही करना है तो ध्यान रखो कि हम इज के साथ इट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन पूछते वक्त आपको जो है नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन आपके पास क्या सी है। क्वेश्चन टाइप के चैप्टर में ये थोड़ा सा आपको बताया गया है ठीक ठीक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द नोवेल हाईलाइट्स द प्लेस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द रेन फॉरेस्ट। फ्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, आप दुख या दुर्दशा कह सकते हो, दुर्दशा। पोजीशन सब लोगों को पता है, प्रोस्पेक्टिव भी पता है, प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब होता है सामर्थ्य। प्रोवेस का मतलब क्या होता है? प्रोवेस का मतलब होता है कुशलता, विजय प्राप्त करने की कला, सामर्थ्य। प्रोवेस का मतलब होता है कुशलता, कुशलता या विजय प्राप्त करने का, विजय प्राप्त करने की कला या आर्ट, की कला या आर्ट। देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगा, किसी बच्चे को अगर प्रोवेस का मतलब पता होगा तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि या तो जो नॉवेल है वो हाईलाइट करेगा जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब लुप्त होती हुई, इंडेंजर्ड का मतलब लुप्त होती हुई, लुप्त होती हुई प्रजाति की बात करें, लुप्त होती हुई। जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट में लुप्त होती हुई प्रजाति के विषय में जो है नोवेल हाईलाइट कर रहा है। तो क्या हाईलाइट कर रहा है? उनकी कुशलता, उनके विजय प्राप्त करने की क्षमता को हाईलाइट कर रहा है या फिर उनकी दुर्दशा को कर रहा है। तो ध्यान से देखो, जब इस तरीके का स्टेटमेंट बनाया जाता है कि रेन फॉरेस्ट में, मतलब रेन फॉरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब जो लुप्त हो रही है, तो जो लुप्त हो रही है तो मतलब उनके पास सामर्थ्य नहीं हो सकता है, उनकी दुर्दशा ही होगी। तो अगर सेंटेंस के टोन को सही से समझोगे तो ये समझ पाओगे कि जो नॉवेल है वो क्या है, उनकी दुर्दशा को हाईलाइट कर रहा है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ना पोजीशन की बात करेंगे ना पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। पर्सपेक्टिव का मतलब एक तरीके का एंगल हो गया कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारे सोचने का एंगल क्या है, समझ में आया? तो ना यहाँ पे पोजीशन आएगा, ना पर्सपेक्टिव आएगा, ना यहाँ पे हम उस इंडेंजर्ड प्रजाति की प्रोवेस की बात करेंगे, उसके सामर्थ्य की बात करेंगे, विजय प्राप्त करने की क्षमता की बात करेंगे। एक्चुअली नोवेल में उनकी दुर्दशा की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, आई गेव माई बेस्ट ड्रेस टू हर ऑन कंडीशन दैट शी रिटर्न इट द वेरी नेक्स्ट डे इन ए क्लीन कंडीशन। आई गेव माई बेस्ट ड्रेस, जैसे आई गेव माई बेस्ट ड्रेस का है तो हमने इसको स्टार्ट किया V2 से। जब V2 से स्टार्ट किया है और ध्यान से देखो यहाँ पे चलोगे तो रिटर्न लिखा हुआ है, तो सबसे पहले रिटर्न को रिटर्न में बदल लो। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन में रिटर्न लिखा हुआ है, तीनों ऑप्शन काट दो, एक ही ऑप्शन सही है, निकल जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो लिखा है ऑन कंडीशन दैट, और ऑन कंडीशन दैट का मतलब होता है कंडीशन पे, कि इस कंडीशन पर, हिंदी मीनिंग आता है। ये फ्रेज है जो इस्तेमाल होता रहता है। समझ गए ना कि हमने यहाँ पे रिटर्न का रिटर्न क्यों लगाया? क्योंकि अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो पास्ट में मूव करता है। सिंपल कंसेप्ट है जो टेंस में सिखाया गया है आपको। अगला है, द बॉय वॉच्ड ए साई-फाई मूवी इन
इन द लियो ऑफ, एक तो इन लियो ऑफ होता है, इन द लियो ऑफ नहीं होता, तो बीच में द नहीं लगा होता, पहले तो ये हटा दो। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में इन लियो ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इन लियो ऑफ होता है, इन लियो ओ डबल एफ ऑफ नहीं होता है। तो एक तो ये भी कंफ्यूजन हुआ कि ऑफ होता है या ऑफ होता है, तो ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है। तो इन लियो ऑफ, लियो ऑफ, तो इन लियो ऑफ इन तीनों में है, तीनों में है, तो तीन में से कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है ना। यहाँ पे ऑन लगा दिया गया है, तो ऑन नहीं होता, इन लियो ऑफ होता है। तो इन लियो ऑफ प्ले नहीं होता, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी में आता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। पढ़ा है ना मैं अपने आपको, प्रीपोजिशन अपने बाद टू में कंफ्यूजन होता है, टू के अलावा कोई और प्रीपोजिशन तो कंफ्यूजन ही नहीं होता। इसके बाद वर्ब है तो वर्ब आईएनजी में होना चाहिए। रीजन इसके पीछे क्या, क्योंकि ये जिरंड होता है। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन है। अगर वर्ब है तो आईएनजी में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आईएनजी में होगा तभी वो नाउन की क्वालिटी रख पाएगा। तो यहाँ पे प्लेइंग सही होगा, प्ले सही नहीं होगा, तो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है इन द विंटर सीजन द पुअर मैन, सॉरी द पुअर वुमेन नीडेड ए रिफ्यूज वेयर सी कुड लिव फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली। देखो रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर लेना, रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर लेना। और ऑप्शन में ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शेल्टर लेना। तो टेंट में जाना, इन में जाना, इन रहने का स्थान होता है ना, ठीक है ना। स्कूल पढ़ने की जगह होता है, टेंट बनाया जाता है इन द रैंडम छोटे मोटे कामकाज के लिए जो है। और रिफ्यूज का मतलब शेल्टर होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बस 12 क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ा और पेशेंस रखिए, पूरी क्लास करके जाइएगा। अगला है द रिवॉल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड एज एन इपोच। इपोच का मतलब होता है एक तरीके का ऐतिहासिक काल, एक पीरियड होता है जो पास्ट में जो है बताया जाता है, ठीक है ना। इसको युग या ऐतिहासिक काल शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इपोच को। इसका शुद्ध मतलब क्या होता है, युग या ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और इसको ध्यान से देखो, इसको रिप्लेस करना है, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पीरियड ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये सही होगा। इवेंट नहीं होता, एक पीरियड होता है, इतिहास का एक इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। तो द रिवॉल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसिडर्ड, जो लेबरर्स का रिवॉल्ट है, जो क्रांति है, वो कंसिडर की जाएगी एज एन इंपॉर्टेंट पीरियड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पीरियड कंसिडर की जाएगी। इपोज का मतलब ये इंपॉर्टेंट पीरियड होता है पास्ट का। अगला है ए न्यूअर मोर इफेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ द ऑब्सोलीट वन। ऑब्सोलीट का मतलब जो हो, आउटडेटेड हो जाए, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा एक और बात समझो, मैं जब आपको पढ़ा रहा था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्सोलीट वर्ड है ये इतना एसएससी का चहेता शब्द है कि आप 2024 उठा लो, ये 2024 ही दिख रहा है, 2023 उठा लो, 2022 उठा लो, 2021 उठा लो, 2020 उठा लो, 2019 उठा लो, 2018 उठा लो, 2017 उठा लो, 2016, 2004 तक उठा लो। देख लो ये किसी ना किसी के सेट में, प्री में या मेंस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस स्टेनो में, हर साल ये शब्द एसएससी पूछता ही पूछता है। मतलब एकदम फिक्स है इस शब्द का पूछना। कभी वन वर्ड में पूछेगा, कभी सिनोनिम सेंटेंस में पूछेगा, कभी स्पॉट दर के सेक्शन पूछ लेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कभी आपके फिलर्स में पूछ लेगा, कहीं ना कहीं पूछ ही देगा आपको। तो ये शब्द ऑब्सलीट का मतलब आउटडेटेड होता है, जो अब प्रचलन में नहीं है। क्या, जो अब प्रचलन में नहीं है। अगला सवाल है आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ मिस्टेक टू माई फादर फॉर द ब्लंडर आई मेड। मुझे जो है अपने पिता को जो है एक लेटर लिखनी है मिस्टेक की, और वो किसके विषय में होगा, जो मैंने ब्लंडर किया है, जो मैंने मिस्टेक मेड किया है उसको लेके। तो लेटर ऑफ मिस्टेक की जगह अगर आप मतलब आपने कोई गलती कर दी है, तो माँ को, पापा को, पिताजी को या किसी को अपॉलजी की लेटर लिखते हो, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अपॉलजी। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, वैसे तो मुझे याद है कि ये जो टर्म है हमने तब तक नहीं सुना था जब तक मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुंच गया। वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था, दुर्घटना घट गई थी, तो टीचर्स ने पूछा था कि लेटर ऑफ अपॉलजी लिख दो, ठीक है ना, या अपॉलजी लेटर लिख लो। तो मेरे को उस टाइम पे इस अपॉलजी शब्द का मतलब ही नहीं पता था इंजीनियरिंग करते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर गाँव देहात वाले बच्चे हैं तो उन्होंने ये टर्म सुना ही नहीं होगा। अपॉलजी का मतलब होता है माफ़ी, ठीक है ना। तो माफ़ी वाले पत्र की बात हो रही है, आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ माफ़ी वाली पत्र, अपॉलजी सही होगा, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार होता है, सर्कमस्टांसिस का मतलब एक समय की बात कर रहे होते हैं। अगला है ऑल टिकट्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड अवे। देखो सोल्ड अवे का मतलब होता है दूर दूर जाके बेचना, ठीक है ना।
सोल्ड आउट का मतलब होता है पूरा बिक जाना, पूरा बिक जाना, पूरा बिक जाना। और ध्यान से ऑप्शन देखोगे तो खाली आपको यही सोल्ड अवे डालना है, सोल्ड आउट डालना है, सोल्ड एमंग। सोल्ड एमंग का मतलब हो गया कि लोगों के बीच में उसे बेचना, ठीक है ना। सोल्ड अक्रॉस का मतलब होता है घूम घूम कर बेचना। अब सोल्ड इनटू भी दिया हुआ है साथ में यार, मतलब अलग अलग प्रीपोजिशन, अलग अलग चीजें डाल डाल के सब पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। सोल्ड इनटू का मतलब किसी स्थिति में जाके बेच देना। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फ्रेज इसमें इस्तेमाल होता है वो होता है सोल्ड आउट। सोल्ड आउट का मतलब होता है कोई चीज बिक जाना। कहते हैं ना कि जो शर्ट्स है या जो अपने आइटम्स आए हैं वो सोल्ड आउट हो गए, मतलब अब नहीं है, खत्म हो गए, पूरे बिक गए हैं। तो यहाँ पे जो सारी टिकट है फीफा वर्ल्ड कप की वो सारी की सारी सोल्ड आउट हो चुकी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बस 8 क्वेश्चन बस बचे रह गए हैं। एम्प्लॉयर्स इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट that a lack of skilled workers is a major and increasing bottleneck for their operations, affected their capacity to innovate, affected their capacity to innovate। तो affected their capacity नहीं, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर कोई चीज अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे affected की जगह क्या होना चाहिए, affecting their capacity to innovate। तो affect their capacity लिखा है, affecting their capacity to innovate होना चाहिए। और इफेक्टिंग नहीं लिखते हैं, अफेक्टिंग लिखते हैं, वर्ब से आईएनजी बनाते हैं। इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है और अफेक्ट जो होता है वर्ब होता है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब इन प्रोसेस रखना है, वर्ब इन एक्शन रखना है, तो अफेक्ट की जगह अफेक्ट करता हुआ रखना है, इस वजह से यहाँ पे अफेक्टिंग डालना पड़ेगा और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ध्यान से अगर आपने मेरा पार्टिसिपल का वीडियो पढ़ा होगा, पार्टिसिपल का वीडियो पढ़ा होगा, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हमको वर्ब इन प्रोसेस रखना है या वर्ब इन एक्शन रखना है, अगर एक्शन खत्म हो गया है तो हम ईडी वर्जन इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें प्रोसेस में रखना है तो हम आईएनजी वर्जन इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में जो एम्प्लॉयर हैं, कंट्रीज रिपोर्ट दैट, वो रिपोर्ट करते हैं कि लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी कमी, ये जो है मेजर है, इंक्रीजिंग बॉटलनेक बना हुआ है उनके ऑपरेशन के लिए, जिसकी वजह से उनका क्या है, इनोवेट करने की कैपेसिटी लगातार इफेक्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो उनके इनोवेट होने की कैपेसिटी है वो इफेक्ट होता जा रहा है, इसको इन अफेक्ट होना इन प्रोसेस रखना है। इन प्रोसेस जब रखना है इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अफेक्टेड की जगह अफेक्टिंग, मतलब अफेक्टेड का होगा मतलब अफेक्ट हो चुका है, अब नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटेंस ऐसा बोल रहा है कि वो अफेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, वो इनोवेट नहीं कर पा रहे, तो अफेक्टेड नहीं डालेंगे, अफेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब इन एक्शन रखना है और उससे मॉडिफाई कराना है आगे के सेक्शन को। तो हम पार्टिसिपल जो लेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे यहाँ पे। अगला है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। तो प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आर टू क्लोज एंड बिग फॉर देम टू ट्विंकल। टू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ज्यादा सही मीनिंग आएगा। और प्लैनेट्स इन आवर है तो प्लैनेट्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टू का कॉम्बिनेशन आता है कि वो इतने ज्यादा क्लोज हैं कि वो ट्विंकल नहीं कर सकते हैं, ये निगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है और टू कॉम्बिनेशन में आता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन वुड कम द नेक्स्ट लेटर। देखो ये WH वर्ड वाला है, अगर WH वर्ड बीच में आ जाए तो पहले सब्जेक्ट डालते हैं फिर वर्ब डालते हैं। ये हमने स्पॉट द एरर के सेक्शन में बहुत पढ़ा, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही है। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन वुड, तो व्हेन के साथ जब वुड लगाया आपने तो पहले आपको द नेक्स्ट लेटर पहले आपको डालना पड़ेगा, व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम। मैंने आपको बताया था क्या कि पहले जब आप WH वर्ड डालते हो, क्या है WH वर्ड डालते हो, WH वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट डालोगे प्लस हेल्पिंग वर्ब डालोगे प्लस मेन वर्ब डालोगे, फिर आगे की कहानी कहोगे। तो यहाँ पे व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम इज द राइट ऑप्शन, व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम, ऑप्शन नंबर ए सी ऊपर चला गया, इस वाले ऑप्शन में सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो द नेक्स्ट लेटर वुड कम। अगला है ऑल्दो आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, यद्यपि मेरे पास बहुत सारा काम है, आई एम डिटरमाइंड टू फिनिश इट ऑल बाय द एंड ऑफ द डे। मैं बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ कि मैं इसे आज खत्म कर दूंगा, तो दैट, ताकि आई कैन एंजॉय माई वीकेंड, ताकि मैं अपना वीकेंड एंजॉय कर सकूं, नॉट हैविंग एनी इमिनेंट ड्यू डेट्स, ताकि मेरे पास कोई इमिनेंट मतलब आने वाला ड्यू डेट्स ना हो। तो आप ध्यान से देखो, इसको रिप्लेस करना तो सेम इसी मीनिंग में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया है, मतलब ये अपने आप में मीनिंग में सही है, इसको और बेहतर मीनिंग में रिप्लेस करना है। तो इसमें आपको कीवर्ड्स पहचानना पड़ेगा। इमिनेंट मतलब जो जल्दी आने वाला है, और ड्यू डेट्स का मतलब क्या हो गया, बचा हुआ कि किसी चीज का डेट हो गया कि भैया ये काम इस पर्टिकुलर डे पे फिनिश करना है। तो बस इसी चीज को ध्यान में रख के ऑप्शन देखेंगे, विथ नो पेंडिंग रिजर्वेशन, नहीं ड्यू डेट्स पे फोकस रखो, नॉट विथ एनी प्रेशर ऑफ ड्यू डेट, तो ड्यू डेट का कोई प्रेशर ना हो लिखा है, नॉट लिविंग एनी वर्क इनकम्प्लीट,
वर्क इनकम्प्लीट की बात ही नहीं हो रहा है। लूमिंग डेडलाइन, लूमिंग डेडलाइन का मतलब होता है जो सर पे चढ़ा रहे, जो सर पे चढ़ा रहे डेडलाइन, ठीक है ना। तो नॉट विथ एनी प्रेशर ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट का प्रेशर हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ड्यू डेट लगा हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो लूमिंग डेडलाइंस है उसका मतलब है सर पे मंडरा रहा हो कि हाँ आप करना है, आप करना है, तो वीकेंड एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो सवाल का सही जो होगा विदाउट एनी लूमिंग डेडलाइन होगा, तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। विहान इज क्लमसी एट डांसिंग, जो है अगर क्लमसी की अगर बात करें, एक फ्रेज आता है एट थम्स, इसका मतलब होता है awkward या क्लमसी। तो ये इडियम, ये जो फ्रेज है ना ऑल थम्स, इसका मतलब ही होता है क्लमसी, इसका मतलब ही होता है क्लमसी, का मतलब ही होता है क्लमसी। अगर किसी को इस बात की जानकारी है तो ऑप्शन डी वो आसानी से टिक कर देगा। क्लमसी का जो दूसरा आपके सिनोनिम सेंटेंस में पूछा जाता है, क्लमसी का जो सिनोनिम्स आता है आपके ऑप्शन में दिया रहता है, अवकवर्ड होता है, जो अटपटा सा होता है, बुरा सा होता है, भद्दा सा होता है। द क्रक्स, क्रक्स का मतलब सेंट्रल आइडिया होता है, और ऑप्शन में एक सेंट्रल पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द क्रक्स ऑफ द स्टडी हैज बीन डेलिनिएटेड बाय द रिसर्चर्स। तो डेलिनिएट एक शब्द है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। डेलिनिएट का मतलब होता है साफ साफ वर्णन करना, नोट कर लो। डेलिनिएट का मतलब होता है साफ साफ वर्णन करना या विवरण देना, वर्णन, डेलिनिएट का मतलब होता है। अगला है सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल सी आस्क मी टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर, ठीक है ना। कम थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से गुजरना, ठीक है ना, किसी परेशानी से या किसी चीज से गुजरना, तो कम थ्रू उसके लिए इस्तेमाल होता है। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, इसके साथ विथ नहीं लगा सकते हैं, इसके साथ सडनली नहीं लगाते। इसके एक और ईयर आता है इसके साथ विथ और सडनली नहीं इस्तेमाल करते, इसके साथ सडनली और विथ का इस्तेमाल नहीं करते, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स, तो किसी अधिकार में आना इसका मतलब होता है कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स, ये इस्तेमाल करते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है किसी अधिकार में आना, किसी अधिकार में आना। और कम ओवर का मतलब होता है हम किसी को बुलाते हैं ना, कम ओवर माई हाउस, मेरे घर पे आ जाओ। तो ध्यान से देखो, सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, सी आस्क्ड, उसने कहा मेरे से, टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर, कि वो आ जाए मेरे पास और टेक केयर करे। मतलब सेंटेंस में किसी इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है, ये ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि बाकी जो फ्रेजेस दिए हैं इन फ्रेजेस का इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। कम थ्रू का मतलब होता है किसी विपदा से, किसी आपत्ति से बाहर निकल के आ जाना, इसका मतलब होता है कम थ्रू, सफलतापूर्वक किसी चीज से निकल जाना। अगला है योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस। तो देखो जो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो दो वर्ब को जोड़ा गया है, तो यू में मैनेज, तो मैनेज करोगे पेन, और दूसरा क्या, यू में मैनेज पेन एंड हेल्प, हेल्प करोगे क्या करने में, दूसरे चीज में। तो यू में मैनेज पेन एंड हेल्प, एंड के बाद क्या लगाओगे, हेल्प लगाओगे, हेल्पिंग नहीं लगाओगे, तो एंड के साथ आपको हेल्प लगेगा। यू में मैनेज पेन एंड हेल्प, हेल्प करो क्या, इन रिड्यूसिंग, इन लगाओगे, हेल्प इन किस चीज में, हेल्प करने में, रिड्यूस करने में, लेकिन जैसे ही इन आएगा तो ये रिड्यूस की जगह रिड्यूसिंग हो जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस हो जाएगा। ये सवाल का सही जवाब आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आया। ये रहे आज के सारे आपके 50 क्वेश्चन जो है। अगर कोई डाउट हो गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं संकल्प बैच में और आपको करा देता तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। जैसे प्रीपोजिशन में अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे होगे, एक है जो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में परेशानी में आ रही होगी, जिसके लिए फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स की और लिस्ट चाहिए थी आपको, फ्रेजल वर्ब की और लिस्ट चाहिए थी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको भी दे दूं। और प्रीपोजिशन का जो बेस चैप्टर है, बेस कंसेप्ट है, बेस कंसेप्ट है, इसको मैंने नहीं पढ़ा है, इसको कंप्लीट कर दूं। मैं इसका खासकर ध्यान रखूंगा कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं। और दूसरा चीज जो थोड़ा बहुत फंस रहा होगा इसको सॉल्व करने में, वो होगा आपका वोकैब, शब्द भंडार। क्या होगा, शब्द भंडार। वोकैब उतना परेशान नहीं कर रहा होगा जितना आपको ये प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब परेशान कर रहे होंगे। तो इस पे मैं अभी आपको अलग से क्लासेस कराऊंगा, इस पे अलग से और लिस्ट दूंगा। मैंने आपको बोला था प्रीपोजिशन में एक दो लेक्चर मैं और अलग से लूंगा, डिटेल लेक्चर लूंगा। तो जो हमारी प्रैक्टिस सेशन है, इस प्रैक्टिस सेशन में अलग से मैं फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन की जो क्लासेस है, 2-3 क्लासेस लूंगा, जिसमें 100-200 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपके कवर करा दूं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले सब आपको पता होना चाहिए। और इसका टाइम जो है ना, मैंने थोड़ा लास्ट में लिया है। मतलब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 1 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में लूंगा, क्योंकि तुरंत तुरंत पढ़ोगे और तुरंत तुरंत एग्जाम में जाओगे तो याद रह जाएगा, क्योंकि ये भूलता भी बहुत ज़्यादा तेजी से है यार, बहुत ज़्यादा तेजी से पूछा भूलता है।
अच्छा, इसका जो डबल कॉलम की पीडीएफ दूंगा उसमें मैं क्या काम करने वाला हूँ, जितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जितने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको मैं क्या करूँगा, डबल कॉलम में क्वेश्चन के बाद नीचे उसकी पूरी समरी डिटेल में लिख दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ के आसानी से याद कर सकते हो। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, पर मैं इस सीरीज में आपके लिए मेहनत खूब भरपूर कर रहा हूँ। तो आज इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ स्पेशल चीज़ों के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को छोड़िए मत, एकदम तगड़े से इनको पढ़ते रहिए। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं संकल्प बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाते हुए जाइएगा।